नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 13 फरवरी 2022 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी एंजॉइंग योर संडे। तो आज हम ये जो फाइनेंशियल न्यूज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को एनालाइज करने वाले हैं। तो दिस इज़ ए रिवीजन लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, इसका नाम है इंसॉल्वेंसी लॉज। अब ये बेसिक डिटेल तो आपको पता होगी कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है। नए स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्विकली बता दूं कि आपने बैंक से पैसे लिए और फिर आपकी कंपनी जो है वो बैंक को पैसे पे नहीं कर रही है और आप ये बता रहे हैं कि हमें इतने सारे लॉसेस हुए हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो अब हम आपको पैसे वापस नहीं लौटा पाएंगे। तो फिर एक केस होगा, उसको लेकर हमारे देश में कुछ लॉज भी हैं। अब हमारे देश में तो चलो जो कंपनीज हैं उनको तो हम किसी ना किसी तरीके से हैंडल कर लेंगे, लेकिन उन कंपनीज का क्या जो दूसरे देशों से हमारे देश में पैसे इन्वेस्ट करती हैं और फिर यहाँ पर लोन लेती हैं और फिर पैसे पे नहीं करती हैं, तो इन कंपनीज के ऊपर भी केस होगा। लेकिन जब ऐसी कंपनीज के ऊपर केस होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज टैक्स हेवन्स में रजिस्टर्ड हैं। अब टैक्स हेवन्स क्या है, एक क्विक एग्जांपल आपको देता हूं। रेगुलर स्टूडेंट्स आई एम श्योर यू नो व्हाट इज अ टैक्स हेवन, कैसे ये काम करता है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए क्विकली मान लीजिए एक देश है मॉरिशस और एक है हमारा देश भारत, इंडिया, राइट। अब मॉरिशस से एक कंपनी ने भारत में पैसे इन्वेस्ट किए और बिजनेस अच्छा चल रहा है, उन्होंने इस साल में 100 रुपये कमाए, उनका प्रॉफिट हुआ। अब मॉरिशस और इंडिया के बीच में है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि ऐसा ना हो कि प्रॉफिट के ऊपर एक कंपनी जो है वो दो देशों में टैक्स पे करे। तो जब DTAA होता है तो ये कंपनीज क्या कहती हैं कि हमने 100 रुपये इस साल कमाए हैं, लेकिन हम ये टैक्स जो है वो मॉरिशस में पे करेंगे क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर वहाँ पर है। तो क्योंकि ये DTAA है तो भारत कहेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसके जो भी आपको इनकम टैक्स पे करना है आपके प्रॉफिट के ऊपर आप वहाँ पर पे कर दीजिएगा। लेकिन मॉरिशस तो है एक टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का मतलब यह है कि यहाँ पर टैक्स 0% है या फिर टैक्स स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये 100 रुपये का जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली इंडिया से बाहर चला जाएगा और मॉरिशस में तो आपको कोई टैक्स ही पे नहीं करना है। तो बहुत सारे देश और बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, मान लीजिए USA की कोई कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी है, तो ये कंपनीज जो है वो अपनी एक ऑफिस मॉरिशस में सेट करेंगे और फिर यहाँ से पैसे जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और प्रॉफिट जब आएगा तो वो फिर DTAA कह के DTAA में जो क्लॉजेज है उनका इस्तेमाल करके फिर प्रॉफिट जो है वो बाहर निकाल देंगे। तो भारत को कोई टैक्स नहीं मिला और यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन है। दूसरी चीज़ ये भी है कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें भी इन सारे टैक्स हेवन्स में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन या फिर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था कि हाउ टैक्स हेवन्स वर्क्स। अब हम बात कर रहे थे इंसॉल्वेंसी लॉज की। अगर हमारे देश में, जैसे मैंने आपको बताया, कोई कंपनी है तो उसको तो हम निपट लेंगे, लेकिन फिर ये कंपनीज की ब्रांचेस जो हैं या फिर उनके रूट्स जो हैं वो ऐसा टैक्स हेवन्स में जब होते हैं, तब क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉज को इम्प्लीमेंट करना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इस विषय के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक कंपनी है जिसका नाम है वीडियोकॉन ऑयल। अब वीडियोकॉन ऑयल जो है, इनकी कुछ एसेट्स ब्राज़ील और इंडोनेशिया में हैं और ये जो कंपनीज हैं इन्होंने क्या किया है, बेसिकली ये जो कंपनी है वीडियोकॉन ऑयल, इसने क्या किया है कि कुछ टैक्स हेवन्स जैसे कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमन आइलैंड्स के माध्यम से इन्होंने ब्राज़ील और इंडोनेशिया में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब चलिए सबसे पहले तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमन आइलैंड्स हैं कहाँ पर, इसको लोकेट कर लेते हैं। दो मैप्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वाला ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का है और ये वाला केमन आइलैंड का है। दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। तो एज यू कैन सी हियर, ये है हेटी, ये है डोमिनिक रिपब्लिक, उसके बाजू में है पोर्टो रिको और उसके नज़दीक में छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं। सो दिस इज ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, ये कैरेबियन एरिया है, राइट, कैरेबियन आइलैंड्स इनको कहते हैं। और यहाँ पर जमाइका और क्यूबा देख रहे हैं, तो इस वाले मैप में देखिए जमाइका और क्यूबा के थोड़े ही नज़दीक आपको ये देखने को मिलते हैं केमन आइलैंड्स। ठीक है, आई होप अब इसका लोकेशन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो वीडियोकॉन इंडिया है हमारे देश की कंपनी, तो इसने क्या किया है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल से इन टैक्स हेवन्स में ऐसी कंपनी सेटअप की है और ये कंपनी ने फिर
ब्राज़ील और इंडोनेशिया में अपनी एसेट्स जो हैं उनको ख़रीदा है या फिर वहाँ पर क्रिएट किया है। तो ऐसी जब कंपनीज होती हैं इनके साथ, जैसे कि वीडियोकॉन इंडिया के साथ कोई इश्यू होगा और फिर हम उसके रूट में जाएंगे तब पता चलेगा कि वीडियोकॉन ऑयल जो हैं उन्होंने तो अपना सेटअप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और केमन आइलैंड्स में सेटअप किया है। तो फिर इनके ऊपर इंसॉल्वेंसी लॉज लगाना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। नीरव मोदी का भी केस ऐसा ही है। नीरव मोदी ने डेलावोर नाम की एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वहाँ पर ये एक जो डेलावर है ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रकार से टैक्स हेवन है। तो वहाँ पर उसने यहाँ पर अपनी कंपनी सेटअप की है और फिर वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। Tax friendly jurisdictions have caused legal hurdles in taking control of assets. This is because they work on the premises of confidentiality. अब ये जो टैक्स हेवंस होते हैं वहाँ पर आप डिटेल्स लेने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि देखिए हमारे देश में तो ऐसा नियम है कि हम इन्वेस्टर्स और इन सारी चीज़ों के नाम जो हैं वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे देश में लोग इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं क्योंकि हम उनको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करते हैं। वो सीक्रेसी जो है ना वो उनको प्रोवाइड करते हैं ये सारे देश के नियम। ऐसे टैक्स हेवंस के जो नियम है वो सीक्रेसी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये सारे लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग और इसके लिए टैक्स हेवन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अपने लॉ नहीं तोड़ेंगे और हम अब हमारे लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से फिर इंसॉल्वेंसी में बहुत इंसॉल्वेंसी के केसेस, खास करके क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के केसेस में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन जी ने यह बताया कि भारत में इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क को लेकर कुछ इवोल्यूशन करने की आवश्यकता है, राइट, खास करके क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को हम सॉल्व कर सकें। और इसका सबसे बेस्ट जो एक रास्ता है वो ये है कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिले। अगर मैं हमारे देश में कोई नियम बनाता हूँ और फिर वो ब्रिटेन जो है वो उस नियम को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर इंसॉल्वेंसी केसेस अगर ब्रिटेन तक पहुँचेंगे तो वो बता देंगे कि भाई आपके लॉ और हमारे लॉ अलग हैं, हमने आपके लॉज को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो फिर वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो फिर वो केस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहुत सारे ऐसे देशों ने ये कहा है कि वी शुड गो फॉर UNCITRAL, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, खास करके इसी चीज़ को समझने के लिए अभी तक हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। तो अभी इसको मीन्स बनाया जा रहा है, राइट, और इसमें यह होगा कि ये जो इंसॉल्वेंसी के लॉज हैं ये सभी देशों के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाइड होंगे। The object of the convention is that these nations will recognize insolvency proceedings in each other's jurisdictions on an equal footing. यानी कि अगर हमारे देश में भारत में कोई इंसॉल्वेंसी का लॉ बनाया तो फिर वो यूके भी एक्सेप्ट करेगा, तो वो यूएसए भी एक्सेप्ट करेगा, या फिर जितने भी देश जो हैं वो UNCITRAL के तहत आते हैं वो सभी के सभी देशों में आप क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉज को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि इन लॉज के बिना, एक इंटरनेशनल अम्ब्रेला के बिना, एक एक केस को एक एक देश के साथ अगर हम लेकर जाए तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी हो जाता है और सॉल्यूशन भी नहीं निकलता है। तो ये एक दिशा है जिसमें दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है, एंड आई एम श्योर इसके आने से एक इम्पैक्ट तो इसका देखने को मिलेगा ही। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG, इस स्कीम को समझ लेते हैं। 1990s में भारत सरकार ने इस स्कीम को EPCG को लॉन्च किया था, और इसमें यह था कि अगर आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल गुड्स यानी कि लेट्स से आपने कोई मशीनरी को इंपोर्ट किया यहाँ पर, तो फिर इस मशीन के ऊपर जो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती हैं वो EPCG स्कीम के तहत आपको एक एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी कि आपको एक हद से ज़्यादा या फिर एक एक्स अमाउंट का एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई मशीन मंगवाते हैं और उसके ऊपर लेट्स से 10 करोड़ रुपए की ड्यूटी आपको पे करनी है तो आप इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर कुछ 60 करोड़ जितना जो है वो एक्सपोर्ट सामान जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और ये स्कीम के बारे में बता दूं कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से इनकंसिस्टेंट हैं। तो अब प्रश्न ये आ रहा है कि क्या इस स्कीम को हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना यह है कि इस EPCG स्कीम की वजह से कोई भी इतना खास डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हुआ है, तो बेटर है कि हम इसको बंद कर दें। और वैसे भी WTO के WTO का जो रूल है उसके हिसाब से ये स्कीम जो है वो लेजिट भी नहीं है। लेजिट इन द सेंस कि आज नहीं तो कल इसके ऊपर केस जब मीन्स
एक दिन आएगा जब हम इसको हटाना पड़ेगा, जैसे हमने MEI स्कीम के बारे में देखा था। तो वैसा ही पावर सेक्टर में ये स्कीम अप्लाइड थी, लेकिन 10 साल पहले भारत सरकार ने स्कीम को पावर सेक्टर के लिए बंद कर दिया था। कुछ ऑफिशियल्स का कहना यह है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमें इसको फेज आउट कर देना चाहिए। अंडर द स्कीम, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन इज अलाउड एट जीरो ड्यूटी। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स मंगवा रहे हैं तो प्री प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए या फिर पोस्ट प्रोडक्शन के लिए तो आप जीरो ड्यूटी पे करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 6 times ऑफ ड्यूटी, टैक्सेस एंड सेस सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स। अगर आपने, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया कि आपने 10 करोड़ रुपए टैक्स में बचाए हैं, तो फिर 6 सालों के अंदर आपको 60 करोड़ जितना एक्सपोर्ट जो है वो करना पड़ेगा। 2015 से 2021 के बीच में 95,000 ऑथोराइजेशंस जो हैं वो EPCG के तहत दिए गए हैं। और एक्सपोर्टर्स जो हैं उनका कहना यह है कि सरकार को इस स्कीम को कंटिन्यू रखना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर ये स्कीम नहीं होती तो बहुत सारे लोग जो हैं वो चीज़ों को एक्सपोर्ट ही नहीं करते। तो इट्स बेटर कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सरकार के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन आई होप आपको ये स्कीम जो है वो समझ में आ गई होगी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम कैसे काम करती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल स्कीम्स मनी। आपने ये बात भी सुनी होगी कि सरकार जब 10 रुपये लॉन्च करती थी तो ग्राउंड लेवल तक कुछ 1 रुपया ही पहुंचता था, बीच में जो कट हो जाते थे, करप्शन और ये सारी चीज़ें। फिर आज का ज़माना जो है ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र का है, और इसी दिशा में सरकार ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप लेने के बारे में बताया है कि 1 अप्रैल से क्या होगा पता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, जिनको कहते हैं 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम्स, वे सारी स्कीम्स जो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा की स्कीम्स हैं, तो 1 अप्रैल से ये होगा कि अब सरकार जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो है वो आपके अकाउंट में कर देगी। आप कहेंगे कि बहुत सारी स्कीम्स में तो अब ऐसा ही है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ही मिलते हैं, लेकिन जो पूरी चेन है वो एक बहुत ही लंबी चेन है। अभी क्या होता है पता है? अभी फ़िलहाल ऐसा होता है कि द फंड्स फ्रॉम स्कीम्स आर ड्रोन बाय कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। अगर ह्यूमन रिसोर्स की मिनिस्ट्री है या फिर महिलाओं के साथ जुड़ी हुई मिनिस्ट्री है, तो RBI से ये मिनिस्ट्री जो है वो अपने अकाउंट में फ़ंड लेगी। फिर ये जो है वो स्टेट ट्रेजरी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर यहाँ से स्टेट कमिश्नर के पास जाएंगे, फिर वो स्टेट की जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उनके पास फंड जाएगा, फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिविजनल लेवल पर या फिर डिवीजन लेवल पर पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो कितने सारे अलग अलग अकाउंट्स में होकर फाइनली आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। अब सरकार क्या कर रही है कि ये सारे जो मीडियरीज हैं इनको हटा देगी। सरकार डायरेक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब ये कैसे आएंगे? इसमें ऐसा होगा कि जो फंड्स हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से डायरेक्टली कट होंगे और डायरेक्टली बेनिफिशियरी या फिर जो एजेंसी है, बेनिफिशियरी या फिर इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, तो उनके खाते में पैसे जाएंगे। और इसमें एक TSA मॉडल कहते हैं, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। तो हर एक मिनिस्ट्री को अपना ये अकाउंट बनवाना है, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट। तो कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्टली इसमें आएंगे और यहाँ से डायरेक्टली आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। तो राइट टाइम पर लोगों को पैसे भी मिल जाए, फिर ये जो हर्डल्स होते हैं कि पैसे नहीं मिले ऊपर से पैसे नहीं आएंगे, तब तक आपके पास नहीं पहुँचेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कट हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप है। 1 अप्रैल से सरकार इसको अप्लाई करने वाली है, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब इसके बारे में हमने बहुत बार बातचीत कर ली है, लेकिन आज फिर हम इसके बारे में क्यों बात करें? क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है नंदन नीलेखानी साहब ने, जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं। अब आधार के साथ वो जुड़े हुए थे और उनके द्वारा दिए गए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नंदन साहब ये कहते हैं कि ये जो इंडिया ने प्रपोज किया है डिजिटल रुपी, तो ये एक अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने ये कहा है कि इसमें जो एनोनिमिटी है, एनोनोमियस यानी कि जो सीक्रेसी हैं, वो मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर इसके ऊपर नज़र रखी जाए, सर्वेलेंस रखा जाए, भारत सरकार ये डेटा कलेक्ट करे और देखे कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने डिजिटल रुपी ख़रीदे हैं। ये सारी चीज़ें अगर सरकार के पास आएगी तो फिर लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका ये भी ओपिनियन है कि हमारे पास दूसरे जो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि UPI हैं, आधार हैं, तो इनकी वजह से
ये जो डिजिटल रुपी है इसके लॉन्च को और ज़्यादा स्पीड मिलेगी। डिजिटल रुपी के आने से जो एक फ़ायदा होगा वो ये होगा कि अब हमारे कस्टमर्स और हमारी कंपनीज जो हैं वो होलसेल के साथ साथ रिटेल ट्रांजैक्शंस भी कर पाएगी। ज़्यादातर हम यूपीआई से जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, रिटेल ट्रांजैक्शंस होते हैं। लेकिन डिजिटल रुपी के आने के बाद हम बड़े, जैसे कि एक कंपनी को किसी को 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ 10 लाख 15 लाख जो भी बड़ी बड़ी अमाउंट जो हैं वो डिजिटल रुपी के माध्यम से हो पाएगी। नीलेखानी साहब ने यह भी बताया कि भारत ने जो डिजिटल एसेट्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया है ये एक अच्छा स्टेप लिया है, और भारत ने डायरेक्टली ये भी बता दिया है कि क्रिप्टो जो हैं उनको करेंसी के तौर पर नहीं लेकिन क्रिप्टो को एक एसेट के तौर पर ही भारत देखेगा। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं स्टेबल कॉइन्स। अब स्टेबल कॉइन्स में ऐसा है कि एक स्टेबल कॉइन की कीमत अगर लेट्स से $1 है तो कंपनी आपको ये इश्यू करती है तो कंपनी रिजर्व में $1 रखती है। तो अगर $100 ऐसे कॉइन्स इश्यू किए तो $100 जो है वो रिजर्व में रखेगी। अब इसमें भी ऐसा हो रहा है कि इसकी वैल्यू जैसे इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है तो जो करेंसी है उसकी चेस्ट को मेंटेन करना जो है वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कई बार स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो भी अनस्टेबल कॉइन्स बन जाते हैं। लेकिन भारत ने ये जो डिजिटल रुपी लॉन्च किया है क्योंकि ये सॉवरिन गारंटी वाला होगा डिजिटल रुपी, जस्ट लाइक जो हमारी नॉर्मल करेंसी है उसी प्रकार से डिजिटल करेंसी जो है उसको सॉवरिन गारंटी यानी कि सरकार की एक प्रकार की गारंटी होगी इसमें। तो दिस इज़ अ राइट स्टेप in a right direction. Globally, the rapid digitization of economies is throwing up a major challenge as countries seek to strike a balance between allowing certain degree of privacy in electronic payments while ensuring regulatory compliance. दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज में डिजिटाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। अब सरकार के लिए चैलेंजिंग बात यह है कि ये जो आपकी डिजिटल मनी है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी प्राइवेसी भी मेंटेन की जाए और इसी के साथ साथ कंप्लायंस भी मेंटेन किया जाए। फिर ऐसा ना हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जो है वो ब्लैक मनी, टेररिज्म और इन सारी चीज़ों के लिए किया जाए। तो ये फाइन बैलेंस अचीव करना जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मॉनिटरी पॉलिसी। अब नए स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि व्हाट इज़ मॉनिटरी पॉलिसी। ये मनी जो मॉनिटरी है ये मनी शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, और याद रखिए जब भी मनी की बात आती है तो इट्स आरबीआई, इट्स बैंक बेसिकली। और जब फाइनेंस की बात आती है तो रिमेंबर इट इज़ फिस्कल, एफ फॉर फिस्कल, एफ फॉर फाइनेंस, एंड इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ आप समझ लीजिए कि जब भी कोई फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब भी मॉनिटरी की बात आती है तो मॉनिटरी किसके हाथ में है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है, राइट। अब पॉलिसी यानी कि नीति, हर 2 महीने में एक बार आरबीआई जो है, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज, एक हमारे देश में अलग से मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की गई है। इसको कहते हैं एमपीसी। ये प्रैक्टिस कुछ सालों से चल रही है। अब एमपीसी जो है इसमें टोटल 6 मेंबर्स हैं। कितने? 6। और इन 6 में से 3 मेंबर्स जो हैं वो कौन होते हैं? आरबीआई के होते हैं, और बाकी के 3 जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड कुछ व्यक्ति हैं, राइट। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड कुछ एक्सपर्ट्स हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये जो 3 मेंबर हैं उसमें से एक मेंबर जो हैं वो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास साहब, या फिर जो भी गवर्नर होते हैं वो भी इस एमपीसी का पार्ट होते हैं। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? डिसीजंस जनरली जो हैं वो मेजॉरिटी से ही लिए जाते हैं, लेकिन वोटिंग करने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी टॉपिक पर 6 के 6 लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, यस लेट्स से, तो फिर वो यस हो जाता है। 6 के 6 लोग कहते हैं कि नो, तो फिर वो नो हो जाता है। अगर लेट्स से कि 3 लोग ये कहते हैं कि यस और 3 लोग कहते हैं नो, तब क्या होगा? तब जो आरबीआई के गवर्नर कहेंगे वो फाइनल होगा। अगर 3 लोगों ने कहा यस, 3 लोगों ने कहा नो, तो फिर आरबीआई के गवर्नर को, क्योंकि उन्होंने लेट्स से उन्होंने पहले यस ही कहा था, मान लेते हैं, और बाकी के जो 3 लोग हैं उन्होंने कहा नो, तो फिर आरबीआई के गवर्नर कहेंगे कि मैं यस के साथ जाना चाहता हूं, और फिर वो यस ही हो जाएगा। दिस इज रेयरली, मीन्स अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं एमपीसी के द्वारा।
मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। तो हर 2 महीने में एक बार बाई मंथली, बाई का मतलब होता है 2, राइट, यूनी यानी कि 1, बाई यानी कि 2, ट्राई यानी कि 3, राइट, क्वाड यानी कि 4। तो बाई मंथली जो पॉलिसी है ये हर 2 महीने एक बार आरबीआई जो है वो रिलीज करती है, तो इसको कहता है बाई मंथली पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, राइट। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लेटेस्ट अपनी मॉनिटरी पॉलिसी है उसमें क्या डिसीजन लिया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। होप बेसिक चीज क्लियर हो गई। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द फैक्ट्स। आपने अगर इस सीरीज का जो बजट वाला इकोनॉमिक सर्वे वाला लेक्चर था पहले वो आया था, अगर आपने वो देखा है और उसके बाद अगर आपने बजट वाला लेक्चर देखा है तो ये चीज़ आपको समझने में बहुत ही ईजी लगेगी कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो हैं, जो यूएसए की फेडरल रिजर्व हैं, यूके की बैंक हैं और दूसरे देशों की बैंक हैं, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल बिजनेस न्यूज़ को, आप तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये सारे जो डेवलप्ड देश है ना वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है। यूएसए में इन्फ्लेशन कुछ 7% से भी ज़्यादा हो चुका है। आई थिंक नॉट 7%, 10% से ज़्यादा हो गया है यूएसए में। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पर कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी, इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, लेकिन टेम्पररीली वहाँ पर महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो पैसों के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगी, वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी। क्योंकि पैसों का फ्लो, जब आप इंटरेस्ट रेट जो है, लोन का रेट जब कम होता है, एक अच्छे दर पर अगर आपको लोन मिल रही है तो आप लोन लेंगे, लेकिन अगर लोन के रेट को इंक्रीज किया जाए तो फिर आप लोन नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोन का रेट इंक्रीज डिक्रीज क्यों किया जाता है, ताकि पैसों के फ्लो को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सके। अब बहुत ज़्यादा पैसों का फ्लो है और महंगाई बढ़ रही है तो फिर आपको पैसों का जो फ्लो है उसको कम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ जो है वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कर रही है। लेकिन भारत की बैंक ने जो है वो ऐसा नहीं किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्प्लिट रैंक्स विद ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स टू फ्यूल अ ड्यूरेबल इकोनॉमिक रिकवरी by maintaining a standstill on key interest rates and an accommodative monetary stance. Accommodative monetary stance का मतलब ये होता है कि अगर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पैसों का फ्लो और ज़्यादा बढ़ाना पड़े, पैसे और ज़्यादा इंजेक्ट करने मार्केट में या फिर लिक्विडिटी को इंक्रीज करना पड़े, तो इस चीज़ को करने के लिए आरबीआई जो है वो तैयार है। इसको कहते हैं एकोमोडेटिव मॉनिटरी स्टैंस। और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स क्या कर रही है, वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है और वो पैसों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आरबीआई ने क्या किया कि जो इंटरेस्ट रेट था वही रखा, और जो हमने इंटरेस्ट रेट रखा है वो इस हिसाब से रखा है कि हम फिलहाल इन्फ्लेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल ग्रोथ को और ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप अपनी कार चला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो अगर आपको पिकअप पकड़ना है, अगर आपको और ज़्यादा स्पीड अचीव करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप और ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे। जब आप एक्सेलरेट करते हैं दैट मीन्स यू आर इंजेक्टिंग मोर फ्यूल। तो वैसे ही आरबीआई अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को फिलहाल टारगेट कर रहा है तो वो ज़्यादा फ्यूल यानी कि ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में रखने के लिए तैयार हैं। अब ज़्यादा लिक्विडिटी रखेंगे या फिर ज़्यादा फ्यूल आप इंजन में ऐड करेंगे तो एवरेज आपकी कम आएगी, बट दैट्स फाइन। फिलहाल आपको एवरेज से मतलब नहीं है, आप क्या चाहते हैं कि एक स्पीड मेंटेन कर लूँ, उसके बाद मैं एवरेज के ऊपर फोकस करूंगा। तो यही चीज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रही है। आरबीआई ने यह कहा कि जो फैक्टर्स जिसकी वजह से एडवांस्ड इकोनॉमीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्राइस इंक्रीज हो रही है उनके रीजंस और भारत में जो इन्फ्लेशन है, इनके दोनों के रीजंस जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो वो जो कर रहे हैं वो कॉपी पेस्ट हम यहाँ पर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो ये फोरकास्ट है कि नेक्स्ट ईयर 7.8% से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपांड होगी। इकोनॉमिक सर्वे में 8 to 8.5% बताया गया था, और इन्फ्लेशन was projected to trend down to 4.5% next year from 6% in the current quarter. फिलहाल इन्फ्लेशन जो है वो 6% के आसपास है, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है ये 4.5 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिसीजन जो एमपीसी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इसने कैसे लिया है, यूनानिमसली, यानी कि 6 के 6 मेंबर ने कहा कि पॉलिसी रेपो रेट जो है उसको 4% जैसे था वैसे ही रखते हैं। रिवर्स रेपो रेट जो है उसको भी 3.35% जैसा था वैसे ही रखा,
और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है उसको भी, उसके रेट को भी 4.25% ही रखा है। आई एम श्योर आपको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होगा कि व्हाट इज़ रेपो रेट, व्हाट इज़ रिवर्स रेपो रेट। नए स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स, यू नो इट वेरी वेल, इजंट इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइटम। शक्तिकांता दास, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब ने क्रिप्टो क्रेज के बारे में अपने कुछ व्यू पॉइंट्स शेयर किया है। उन्होंने ये बताया कि सेंट्रल बैंक जो हैं वो जो डिजिटल करेंसी हैं, जिनको हम कहते हैं सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसके लॉन्च के बारे में बजट में बात की गई थी, तो इस विषय पर आरबीआई के गवर्नर साहब ने यह बताया कि आरबीआई बहुत ही केयरफुली इसको स्टडी कर रही है और केयरफुली इसको लॉन्च किया जाएगा। किसी भी प्रकार की हड़बड़ी में इसको सरकार लॉन्च नहीं करेगी, क्योंकि वी हैव टू क्रिएट ए मोट। मोट का मतलब होता है जैसे ये एक कैसल होता है या फिर एक किला जो होता है, एक महल जो होता है, तो उसके इर्द गिर्द ऐसा पानी का पॉन्ड बनाया गया था। इट्स लाइक ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, राइट। तो वैसे ही साइबर अटैक्स और काउंटर फिटिंग यानी कि डुप्लीकेट फिट डिजिटल ऐसी सीबीडीसी ना आ जाए, इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी को स्टडी किया जा रहा है। मल्टीपल टेक्नोलॉजी के ऑप्शंस हैं, उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट सूटेबल ऑप्शन जो होगा उसको गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो है वो सिलेक्ट करेगी और उसके बाद ही उनको लॉन्च किया जाएगा। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन और इथेरियम और जो भी दूसरे कॉइन्स हैं, उनके बारे में उन्होंने ये बताया कि ये फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो पॉज करते हैं, ये प्राइवेट करेंसीज, ये प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। और उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि वी लॉन्च्ड would not be launched in a hurry to ensure adequate safeguard। जब तक ये प्रॉपर सेफगार्ड ना हो जाए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो जाए, तब तक सीबीडीसी को लॉन्च नहीं किया जाएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आई वाज सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि टीबी रविशंकर जो डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उन्होंने ये बताया कि पिछले लगभग 2 सालों से सीबीडीसी के ऊपर आरबीआई जो है वो काम कर रही है। हमें लगा कि बजट के बाद इन्होंने स्टार्ट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लंबे समय से, लगभग 2 साल से, 18 to 24 मंथ्स, डेट से 2 साल का समय हो गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सीबीडीसी को स्टडी कर रही है। जैसे हमारी सेंट्रल बैंक नॉर्मल जो एक फिएट करेंसी होती है हमारे हाथ में, जो पैसे हैं कागज़, राइट, वैसे ही ये डिजिटल करेंसी होगी। और जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज अभी जो मार्केट में हैं, तो इन क्रिप्टो करेंसीज की कोई ऐसी अंडरलाइंग एसेट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रकार से हाइप है। लोगों ने एक चीज़ को चेज करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसकी वैल्यू जो है वो ऐसे ही बिल्डअप हो रही है, उसके बैकअप में कुछ नहीं है। आज अगर क्रिप्टो करेंसी या लेट्स से कि बिटकॉइन जो है उसको शट डाउन किया जाए, तो आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे? तो इसके बारे में दास साहब जो हैं उन्होंने एक वार्निंग दी है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इसी चीज़ के साथ, जिसको कहते हैं एक प्रकार का बबल जो कहते हैं ना, इकोनॉमिक बबल, तो उसका एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा क्यूरियसली फॉर एवर में। जल्दी लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा कि आपको 2-3 दिनों के अंदर वो टॉपिक जो है वो मिल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी रिवीजन सीरीज़ एंड आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो फिर से रिफ्रेश हो गए हैं। और अब हम मिलेंगे कल, यानी कि मंडे मॉर्निंग को। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।